गुड मॉर्निंग एवरीवन। नए सेशन, नया ईयर, सब्जेक्ट थोड़ा पुराना है, 11th में भी पढ़ा हुआ है, बट हम पहुंच चुके हैं क्लास 12th में। हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट जो आज मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं विल बी बिजनेस स्टडीज। फर्स्ट चैप्टर इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दो तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट इज मैंने तुम्हारी एनसीईआरटी पूरी पढ़ी हुई है, बट मैं साथ में एक रेफरेंस बुक बोल रहा हूँ। ये आपकी चॉइस है वेदर यू वांट टू बाय इट और नॉट। जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी क्लासेस एग्जॉस्टिव होंगी, पूरी तरह मैं कंप्लीट करा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ नोट्स भी, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस भी, सब कुछ का मिक्सचर करके हम कर रहे होंगे। बट बीएसटी के लिए मेरा एक सुझाव है कि आप पूनम गांधी ले लें। आई डोंट नो आप कहाँ बैठ के ये देख रहे हैं, आप कैलकाटा में देख रहे होंगे शायद ये वीडियो क्लास, या आप दिल्ली में देख रहे हैं या मुंबई में देख रहे हैं सर, बट मेरा प्रेफरेंस मानो पूनम गांधी ले लो। क्या पूनम गांधी में कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी लिखा है? कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डनरी लिखा है। जो तुम्हारी एनसीईआरटी में है वो एक एक शब्द उसके अंदर है, प्लस एक्स्ट्रा शब्द हैं। पूनम गांधी रिकमेंड मैं अभी इसलिए कर रहा हूं, उसके 3-4 कारण है। फॉर एनी क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में 4 ऑप्शन दिए हैं ना, वहीं पूनम गांधी में 5वां, 6वां, 7वां एंड 8वां भी दिया है, तो क्या होता है तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शन रहते हैं टू रीड। एंड जब ज्यादा पढ़ोगे ना, 8 पढ़ोगे तो मोस्ट प्रोबेबली 4 याद रहेगा। फर्स्ट तो ये काम है जिसके लिए मैं तुमको पढ़ने बोल रहा हूँ। सेकेंड, बीएसटी इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट जिसको ना बच्चे थोड़ा इजी तरीके में ले रहे होते हैं, थोड़ा आसान तरीके में ले रहे होते हैं, बट ये सबसे डेफिनेटिव सब्जेक्ट है। ये इकलौता सब्जेक्ट है आफ्टर अकाउंट्स जिसमें तुम अपने बोर्ड्स में 100 ना बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो, एंड यू विल बी श्योर कि तुमको 100 मिलने वाला है। 100 नहीं तो 95 की तो गारंटी मैं ले लूंगा। अगर तुमने ये क्लास पूरी एग्जॉस्टिवली देखी, जैसे नोट्स मैंने बनाए थे वैसे नोट्स तुमने भी साथ साथ बनाए और सारा चीज कंप्लीट किया। क्यों बोल रहा हूं मैं ये? बीएसटी के हेड एग्जामिनर से भी बात की हुई है मैंने सीबीएसई में, जो डिफरेंट जगह चेकिंग करने जाते हैं, और वो मैंने उनसे पूछा कि सर आप क्या क्या देख रहे होते हैं क्वेश्चन पेपर में, एक आंसर में। मैंने पिछले 25 साल के मतलब क्वेश्चन पेपर्स देख लिए, पिछले 5 साल से भी उसको मिला लिया। सब करने के बाद सबसे बढ़िया और सब अच्छी चीज मुझे पता चली है कि व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन सीबीएसई, वो डेफिनेटिव 4 हेडिंग खोज रहा होता है, या मार्क्स के डिपेंडेंट होके वो हेडिंग्स खोज रहा होता है, और उसके अंदर की एक्सप्लेनेशन की कीवर्ड्स। और मैं बेसिकली तुमको वैसे ही पढ़ाने वाला हूं। लोग बोलते हैं बीएसटी इज अ सब्जेक्टिव, बीएसटी इज अ सब्जेक्टिव टाइप ऑफ अ सब्जेक्ट, जो बहुत ज़्यादा लिखना होता है, राइटिंग बहुत करनी होती है। मेरे हिसाब से वो गलत है। 2 प्रकार का काम होता है सर, स्मार्ट होता है और एक बेसिक होता है। स्मार्ट वर्क करोगे बीएसटी में 95 to 100 स्कोर करोगे। बेसिक वर्क करोगे तो देयर विल बी 50% चांस कि तुम शायद 95 to 100 स्कोर कर रहे होगे। और क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम गधे वाली मेहनत कर रहे होगे। गधा भी 12 घंटे मेहनत करता है, 18 घंटे मेहनत करता है, बट क्या वो ज्यादा नंबर लेके आएगा? क्या पॉसिबल नहीं है सर। स्मार्ट वर्क पे फोकस करना है, क्योंकि 12th ही एक टाइम होता है जब तुम्हारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ने के लिए। यू हैव योर कोचिंग्स, वन ऑफ द कोचिंग्स बीइंग दिस बिजनेस स्टडीज। इतना सब कुछ करोगे और तुमको तुम्हारे लिए फिर टाइम चाहिए ना, बिकॉज यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। उसके लिए भी टाइम चाहिए, फिर अपना टाइम भी चाहिए। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू द स्मार्ट वर्क। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। बहुत सारे बिजनेस स्टडीज टीचर्स एक काम करते हैं कि सर बीएसटी में हर टॉपिक के अंदर में वो तुमको ना एक्रोनिम बना देते हैं कि हाँ ये एक्रोनिम याद कर लेना, तुमको बाकी के हेडिंग्स याद हो जाएंगे। 11th में भी शायद तुम्हारे स्कूल टीचर्स ने भी कराया होगा। मैं एक्रोनिम में विश्वास रखता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मैं खुद बनवाने वाला हूँ तुमको एक्रोनिम्स, बट क्या मैं हर चीज के लिए एक्रोनिम प्रेफर करता हूँ? नहीं। उसका बेसिक कारण ये बता रहा हूं, जब लगातार तुम हेडिंग बोल बोल के याद करोगे ना कि प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल, या जो भी है 3-4 ऐसी हेडिंग्स जब मैं याद कर रहा हूँगा, तो जब मैं ये बोलता हूँ ना, दैट गिव्स मी मोर कॉन्फिडेंस व्हाइल राइटिंग इट इन एग्जाम। मैं इसको याद करने की कोशिश करूंगा ना, FM कुछ कुछ है तो F से क्या था, अच्छा फ्यूचर ओरिएंटेड, M से क्या था, अच्छा कुछ और। तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो में एक्रोनिम्स डज नॉट हेल्प। मेरे को लगता है एग्जाम के प्रेशर में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, क्योंकि इसके पहले मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया उनके फीडबैक से मुझे ये समझ आया। ठीक है, सेकेंड चीज, अपन टॉपिक में एक्रोनिम्स पढ़ेंगे, हम हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हॉट्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, प्लस लेक्चर नोट्स बनाएंगे।
अब क्या क्या होगा सर जानते हो? लेक्चर नोट्स तुमको बनाना है, मेरा लेक्चर साथ में सुनना है तुमको एनसीईआरटी की एक रीडिंग मारनी है, और अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो पूनम गांधी। अगर तुम्हारा प्लान 95 से 100 स्कोर करने का है तो, मन नहीं है 95-100 स्कोर करने का, 60 में भी तुम खुश हो, कोई बात नहीं सर, आप क्लास अभी बंद कर दीजिए, मत देखिए। मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ 95 to 100। व्हेन यू स्कोर 95 मार्क्स, बोर्ड्स में याद रखना 5 मार्क 1% बनाता है। 5 सब्जेक्ट होते हैं ना 12th में, 5 मार्क 1% बना रहा होता है। So when you go for 95 and divided by 5, that is 5 ones are 5 and 19 to 20%, तो तुम डायरेक्टली बीएसटी से स्कोर कर सकते हो ना सर। तो हमको उस पर फोकस रखना है कि हम सबसे ज़्यादा नंबर कर सकें। और बीएसटी इज़ नॉट अ सब्जेक्टिव, ऐसा नहीं है कि सवाल कुछ और पूछा होगा जवाब कुछ और था, या तुमको लिखना है कि कभी ऐसा कहना चाहते हैं। इट इज़ वेरी रैशनल सब्जेक्ट। हर क्वेश्चन का एक रीजनिंग होगा और उस रीजनिंग के बेस में डेफिनेटिव आंसर होगा एंड इट विल बी वेरी इजी। सो हम इसको वैसे ही कवर करने वाले हैं। शुरुआत का ज्ञान देना जरूरी था क्योंकि अब हम फर्स्ट चैप्टर में आ रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैं फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी से भी ले रहा हूं, मैं सेकेंड आपको नोट्स भी साथ साथ दूंगा। और सर यहाँ पे चैप्टर 1 बीएसटी ये पूनम गांधी का है, ये भी मेरा पढ़ा हुआ, मैं इसके साथ साथ भी तुमको पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, समझ आ गई बात? तो हम चालू करें क्या? ऑलराइट सर, सबसे पहला बाइफर्केशन समझ लेते हैं हम यहाँ पे। 8 चैप्टर पार्ट ए में आता है और 4 चैप्टर पार्ट बी में आता है। पार्ट ए के चैप्टर्स, इसको देखो यहाँ पे भी इसने बाइफर्केट रखा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये तीनों को उसने एक सेक्टर बनाया है जिसमें से 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इसको एक बॉक्स बनाया है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में ये पूरा हिस्सा इंट्रोड्यूस हो चुका होगा, ये पूरे हिस्से में थोड़ी थोड़ी हमारी डिस्कशन हो जाएगी, फिर स्पेशलाइज्ड डिस्कशन इनके एक एक चैप्टर में होगी। ठीक है, ये पहला चीज है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करनी है, फिर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करनी है। ये दोनों चीजें इससे रिलेटेड हैं, फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड है। सो फर्स्ट चैप्टर विल बी द बेस टू होल पार्ट ए। पूरा का पूरा पार्ट ए तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर के बेस में आ जाता है क्योंकि वो तुम्हारा एक पर्सपेक्टिव बना देगा। ठीक है, एक पर्सपेक्टिव बनाएगा कि सर दुनिया देखनी कैसे है। आपका पर्सपेक्टिव बिजनेस स्टडीज वाला सही बन गया तो आपकी नैया पार निकल गई, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है ना। यू ट्राई एंड लुक एवरीथिंग विद क्वांटिटेटिव नेचर और बाय द अजम्पशंस। पिछले साल इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना, ये अजम्पशन होता है इस थ्योरी का, तो अजम्पशन रख के जो तुम पढ़ रहे होते हो तुम उस बेसिस में बनाने की कोशिश करते हो उसको। तो सेम गोज कि बीएसटी का एक पर्सपेक्टिव बनाना पड़ता है, अकाउंट्स का एक पर्सपेक्टिव होता है। तुम हर चीज को बिजनेस के नजरिए से देखते हो, बिजनेस एंड बिजनेसमैन को डिफरेंट लेते हो, सबका अपना अपना नजरिया होता है, उस हिसाब से तुम अकाउंट्स बनाते हो। तुम डेटर हो या तुम क्रेडिटर हो, हर एक का पर्सपेक्टिव सेट करते हो ना, एक सिनेरियो सेट करते हो। तो ये सिनेरियो फर्स्ट चैप्टर में सेट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि दिस विल बी बेस फॉर होल पार्ट ए विच विल कॉस्ट यू 50 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। पार्ट बी जो आता है सर, बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये पूरा इलाका बहुत छोटा है, मतलब वास्ट दिया हुआ है बट बहुत छोटा है, एंड इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द रियल लाइफ सिनेरियोज जो तुम दुनिया में देख रहे हो। ये भी वैसा ही है बट ये थोड़ा थ्योरेटिकल है दैन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, क्योंकि इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं वो शायद थोड़े आउटडेट हो गए हैं, थोड़ा अभी दिखता नहीं है। बट ये जो पार्ट है ये मॉडर्न डे एंड एज में तुमको हर जगह दिखता है, तो ये उस पार्ट को डिक्लेयर करता है। तो ये 40 नंबर तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के एग्जाम्पल्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होंगे। हम उस टाइम पे पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करेंगे, तो इसका पर्सपेक्टिव भी हम उस टाइम सेट करेंगे। प्रोजेक्ट वर्क तुमको स्कूल में मिला होगा, बट बाय द एंड ऑफ माई कोचिंग मैं तुमको प्रोजेक्ट वर्क पे भी कुछ टिप्स देने वाला हूं विच विल हेल्प यू विद द वाइवा, विद द वे यू मेक योर प्रोजेक्ट और कैसे आगे बढ़ना है। सीबीएसई का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, उस स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को तुमको फॉलो करवा दूंगा, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तुम्हारे एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी बात लगी है मेरे को, उसने हर जगह पे है ना लगातार बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं रियल लाइफ सिनेरियो के, विच आई वांट यू गाइस टू रीड। तुम जितना पढ़ोगे रियल लाइफ एग्जांपल्स तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा, तुम उतना नया नया चीज देख रहे होगे, समझ रहे होगे, लिंकअप करोगे। मैं खुद अपने एग्जांपल्स तुमको दे रहा हूँ, बट मेक श्योर कि तुम बिजनेस स्टडीज की एनसीईआरटी को तो एटलीस्ट, पूनम गांधी को भी एक रीड तो मारना है, बट एनसीईआरटी को तुम भगवद गीता की तरह ट्रीट करो। रोज सुबह इसके पैर पढ़ना,
भगवान के साथ ऐसे रख के उसकी पूजा करना, क्योंकि CBSE में नो मैटर व्हाट हैपेंस एवरीथिंग विल कम इनसाइड ऑफ NCERT। होगा सब कुछ NCERT के अंदर से। सवाल ये होगा कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले स्टेटस में रख देगा, मतलब एक क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है, उस डायरेक्ट के लिए वो बहुत बड़ी कहानी बनाएगा। अब वो कहानी कैसी है मैं तुमको प्रैक्टिस कराऊंगा, बट मेक श्योर यू रीड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ इट बिकॉज इट सेट्स अ गुड टोन। एक बहुत अच्छा टोन बनाता है अबाउट थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर सर मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट होता क्या है, क्या लगता है तुमको मैनेजमेंट होता है? अच्छा एक चीज़ और सर, भले ये प्री रिकॉर्डेड क्लास है बट मैं तुमसे डिस्कशन बहुत ज़्यादा करता रहूँगा, मेरे को तुमसे जवाब चाहिए होगा। ये जो शुरुआत का 10 मिनट मैंने तुम्हारे साथ अभी लगाया है वो लगाया इसलिए है कि सर तुम्हारा मैं थॉट प्रोसेस सेट कर सकूँ। सबसे पहला सर इंट्रोडक्शन जो मैं करना चाहता हूँ और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या लगता है व्हाट इज़ मैनेजमेंट। बहुत बार सुनते हैं बहुत सारा चीज़ मैनेज करना है यार, टाइम मैनेज करना है, पढ़ाई करनी है, क्लास मैनेज करनी है, दोस्तों के साथ खेलने का टाइम मैनेज करना है, चैप्टर्स मैनेज करने हैं, सब्जेक्ट्स मैनेज करना है कि अकाउंट्स को कितना टाइम दूं, घर में मम्मी बोलती है मैं घर पूरा मैनेज करती हूँ, पापा बोलते हैं मैं बिजनेस पूरा मैनेज करता हूँ। ये मैनेजमेंट है क्या रियलिटी में? इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला चीज जब भी तुम मैनेजमेंट बोलोगे, एक डेफिनेशन तो और मैं तुम्हारी बुक वाली पढ़ाऊंगा, बट रियल लाइफ प्रैक्टिकल डेफिनेशन इज इट्स अ कॉम्बिनेशन। गलत हो गया, रियल लाइफ सिनेरियो इज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस which is performed to get the desired results. All right? It's a combination of different function to get the desired results जो तुम desire करते हो। ये बहुत ही layman वाली definition है, बट रियल लाइफ डेफिनेशन क्या है सर मैनेजमेंट की? मॉडर्न डे एंड कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन क्या है? तो मॉडर्न डे का डेफिनेशन आ जाता है मैनेजमेंट का, और ये तुम लिखोगे सर, मैनेजमेंट का डेफिनेशन आ जाता है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स विद एन एम ऑफ अचीविंग अ गोल इन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव मैनर। ओके, ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिखोगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। एक चीज यहां पे ध्यान रखना, प्रोसेस को सर मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये कीवर्ड है। इफेक्टिव, एफिशिएंसी एंड एफिशिएंट मैनर को भी मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये कीवर्ड्स हैं इस डेफिनेशन के। तो ये डेफिनेशन कहीं पे भी दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए तुम लूजन नहीं कर रहे होगे। ऑलराइट, सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स विद एन एम ऑफ अचीविंग अ गोल इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ये तीन वर्ड, प्रोसेस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये तीनों तुम्हारे डेफिनेशन में होनी चाहिए। क्यों सर हम कीवर्ड पे इतना फोकस कर रहे हैं? मैनेजमेंट की जब तुम डेफिनेशन लिख रहे होगे ना एग्जाम में, मैनेजमेंट की जब तुम डेफिनेशन लिख रहे होगे एग्जाम में, अगर ये तीन कीवर्ड दिख गया ना, उसको पहला कीवर्ड क्या था सर? प्रोसेस, दूसरा कीवर्ड क्या था सर? इफेक्टिव, तीसरा कीवर्ड क्या था सर? एफिशिएंट। तुम्हारा जो एग्जामिनर होगा ना वैसे आंख बंद करेगा, प्रभु का नाम लेगा और राइट मारेगा, तुमको 2 आउट ऑफ 2 देगा और आगे बढ़ जाएगा। वो देखेगा भी नहीं कि इसके आगे तुमने लिखा है रोमियो जूलियट, उसके बाद तुमने कुछ भी लिखा है, यो हनी सिंह लिखा हुआ है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। वो प्रोसेस, इफेक्टिव, एफिशिएंट, 3 कीवर्ड देखा, वो खुश हो जाएगा कि बच्चे को पता है वो क्या देखना चाह रहा है, क्योंकि दीज आर द कीवर्ड सेलेक्टेड बाय एग्जामिनर्स इन सीबीएसई। जो देखते हैं उनके पास, मतलब मैथ्स का टीचर भी बीएसटी का पेपर चेक करता है सीबीएसई में, तो उनको क्या मिलता है सर? एक फॉर्मेट मिलता है एक हर एक आंसर का, तो आंसर में वो कीवर्ड्स खोजता है। कीवर्ड देखा, कीवर्ड मिला, राइट मारा, 2 आउट ऑफ 2 दिया, आगे बढ़ गया। उनको बिजनेस स्टडीज की नॉलेज होती नहीं है, ऐसा नहीं है जरूरी हर केस में हो, बट मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो हर कोई चेक कर रहा होता है, नॉट एवरीबडी इज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। साइंस वाले भी बिजनेस स्टडीज का पेपर चेक करते हैं विद दैट शीट दैट इज गिवन टू देम। तो कीवर्ड होना जरूरी है। तो सबसे पहला डेफिनेशन सर, ये तुमको कॉपी में लिखना है ऐसे ही साफ सुथरे ढंग से। क्या लिखना था? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स विद एन एम ऑफ अचीविंग अ गोल इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। ये लिख लिए होगे अभी तक? तो नहीं लिखे हो तो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, जब मैनेजमेंट का तुमको मैंने डेफिनेशन कराया, मैंने मैनेजमेंट लिखा और उसका डेफिनेशन ऊपर लिखाया, तो उसके मैंने 3 पार्ट्स कर दिए ना।
सबसे पहला पार्ट क्या बोला मैंने? प्रोसेस बोला, राइट? सबसे पहला पार्ट मैंने क्या बोला? प्रोसेस बोला। सेकेंड पार्ट क्या बोला? इफेक्टिवनेस बोला। तीसरा पार्ट क्या बोला? एफिशिएंसी बोला। ये तीनों चीज कंबाइंडली मैनेजमेंट का डेफिनेशन बनाती है। सो अब यहां पे क्या होगा? सबसे पहला काम ये हो जाएगा सर, जब तुमसे मैनेजमेंट का सवाल आएगा और तुमसे एक नंबर के लिए आता है कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन बोलो, तो तुम ये डेफिनेशन लिखोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगर तुमसे 3 नंबर का सवाल आएगा तो क्या करोगे? मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखने के बाद उसको 3 हिस्से में बांटोगे। प्रोसेस लिखोगे, प्रोसेस के अंदर का हिसाब किताब लिखोगे, इफेक्टिवनेस लिखोगे, इसके अंदर का हिसाब किताब लिखोगे, और एफिशिएंसी लिखोगे, और इसके अंदर का हिसाब किताब। ठीक है, अब इसके अंदर का हिसाब किताब है क्या क्या? Elements of management. Management as a process. It contains series of steps of interlinked functions. It contains series or steps of interlinked functions. तो मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस लिखोगे, उसके अंदर ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, सीरीज और स्टेप्स ऑफ इंटरलिंक्ड फंक्शंस। अब क्या हमको ये रट्टा मारना है? सर रट्टा नहीं मारना है, कहानी सुनो मेरी। घर में जब तुम्हारी मम्मी मैनेज कर रही होती है तुम्हारा घर, या पापा अपना बिजनेस या ऑफिस मैनेज कर रहे होते हैं, या तुम अपनी पढ़ाई मैनेज कर रहे होते हो, तुम क्या क्या करते हो उसके अंदर? सबसे पहले, हाँ 12th का एग्जाम है, 3 महीने बाद है मेरा 12th का एग्जाम, तो मुझे प्लान करना है कि मैं रोज सुबह बिजनेस स्टडीज पढ़ूंगा, तो मेरी अकाउंट्स की कोचिंग चलती है, इकोनॉमिक्स की कोचिंग चल रही है, उनको एक एक बार रिवीजन मारना है, तो 3 सब्जेक्ट मेरे दिन के हो रहे हैं, ऐसा मैं रोज करता रहूंगा, संडे के दिन सब रिवाइज करूंगा। एक टाइम टेबल बनाता है ना आदमी, ये टाइम टेबल बनाने को क्या बोलेंगे हम? ये टाइम टेबल को बनाने वाली चीज को हम क्या बोलेंगे? प्लानिंग बोल सकता हूं मैं? प्लानिंग बोल सकता हूं ना सर मैं इसको, कि मैं टाइम टेबल बना रहा हूं, इसको प्लानिंग बोलते हैं। अब फिर तुमको इसका एग्जीक्यूशन करना है, या तुमको रिसोर्सेज चाहिए होंगे। कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए सर? पेन चाहिए, पेपर चाहिए, ग्राफ कॉपी चाहिए, मेरे को एक नॉर्मल कॉपी चाहिए, एक रफ कॉपी चाहिए, पूनम गांधी खरीद के लानी है, टीएस गरेवाल खरीद के लानी है, एपीसी पब्लिकेशन का कुछ मेरे को रेफरेंस बुक लेके आना है अकाउंट्स के लिए। ऐसे करके तुम एग्रीगेट करते हो रिसोर्सेज को, राइट? रिसोर्स एग्रीगेशन। फिर काम करना चालू करते हो, उसकी डिफिकल्टीज को समझते हो, फिर और क्लैरिफाई करते हो, है ना? ऐसे बहुत सारे फंक्शंस डालते हो तुम इसके अंदर। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, इट्स अ प्रोसेस जिसमें बहुत सारे इंटरलिंक्ड फंक्शंस होते हैं। मैनेजमेंट कोई एकलौती चीज को करने से नहीं हो जाएगा। सिर्फ प्लानिंग करने को मैनेजमेंट नहीं बोलते हैं, सिर्फ एग्जीक्यूशन को मैनेजमेंट नहीं बोलेंगे, सिर्फ रिसोर्सेज इकट्ठा करने को मैनेजमेंट नहीं बोलेंगे। ये सब कुछ जब एक साथ कंबाइन होगा तब मैनेजमेंट हो रहा होगा। ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग, प्रोसेस की मैनेजमेंट इज को जब मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस की हम बात करते हैं, सो इट्स अ सीरीज ऑफ इंटरलिंक्ड फंक्शंस। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का बेसिक मतलब क्या होता है सर? इफेक्टिव परफॉर्मेंस। अब यहां पे ना सर एक चीज ध्यान रखना, मैं यहां पे भी लिख के रखा हूं, इफेक्टिव और एफिशिएंसी में ना बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। इफेक्टिव और एफिशिएंसी की डेफिनेशन लोगों को ध्यान नहीं रहती है। सबसे अच्छा तरीका है, इफेक्टिव के टी को गोला लगाया है मैंने यहाँ पे। क्यों लगाया है? क्योंकि इट इज टोटली बेस्ड अपॉन टाइम। इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मींस कि कोई एक काम दिया गया था और उसको टाइम में कंप्लीट कर दिया गया। तो अगर तुमको काम मिला हुआ है बिजनेस स्टडीज 1 महीने के अंदर पढ़ के खत्म करना है, तो वो तुम्हारी इफेक्टिवनेस है अगर तुम 1 महीने के अंदर खत्म कर दोगे, राइट? ये तुम इफेक्टिव कहलाओगे। सो अचीविंग गोल ऑन टाइम, एम्स एट द फाइनल एंड रिजल्ट, एम्स एट फाइनल एंड रिजल्ट। इफेक्टिवनेस क्या एम कर रही होती है सर? कि फाइनल और एंड रिजल्ट तक मेरे को पहुंचना है, राइट? मैनेजमेंट नीड्स एफिशिएंसी, मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिवनेस, मैनेजमेंट नीड्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्यों चाहिए है सर? क्योंकि ऑन टाइम काम तो करना है सर मेरे को, बट सी यहां पे मैंने क्या गोला किया है? सी गोला किया हुआ है, बिकॉज अचीविंग गोल विद द मिनिमम कॉस्ट, अचीविंग गोल विथ मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट बेस्ड होता है। यहां पे अब तुम बिजनेस स्टडीज 1 महीना पढ़ना है, तुमने 1 महीने में पढ़ लिया, बट कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, अकाउंट्स नहीं पढ़ा, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ा, या मैथ्स लिया तुमने साथ में तो तुमने मैथ्स नहीं पढ़ा, बिजनेस मैथ्स नहीं पढ़ा, और भी वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, तुमने इंग्लिश नहीं पढ़ा। क्या हुआ? तुम इफेक्टिव थे, बिजनेस स्टडीज का टारगेट था 1 महीने में खत्म करना, कर दिया, पर क्या एफिशिएंट थे? बिकॉज इट केम एट अ कॉस्ट,
कि तुमने बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़े, सब कुछ मैनेज करके पढ़ा होता तो क्या होता कि तुम एफिशिएंट भी होते और तुम इफेक्टिव भी होते, राइट। सो यू अचीव द गोल विथ मिनिमम कॉस्ट एम्स एट हायर प्रॉफिट। हायर प्रॉफिट की बात हो रही होती है। सो अगर एक कंपनी को या तुम्हारे पापा को या तुम्हारी मम्मी को काम मिले कि महीने भर का राशन कंप्लीट करना है, तो ये मॉम कैन फाइंड अ वेरी इजी वे आउट ना। वो सब कुछ रेडीमेड खरीद ले, रेडीमेड रोटी आती है, रेडीमेड सब्जियां भी आती हैं, रेडीमेड सब कुछ आता है, तो वो करने लगेंगी तो महीने का खर्चा ना सर 2 लाख रुपए आ जाएगा। और तुम्हारी मम्मी बोलेंगी क्या दिक्कत है, तुमने बोला महीने भर का खाना होना चाहिए, सब कुछ राशन वाशन होना चाहिए, मैंने 4 नौकर लगा दिए, मैंने सब कुछ रेडीमेड खरीद लिया, मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, मैं तो इफेक्टिव हूं अपने काम में। पर तुम्हारे पापा तो डर जाएंगे ना कि इतना सारा खर्चा हो गया। तो योर मॉम विद बीइंग इफेक्टिव शी इज बीइंग एफिशिएंट ऑल्सो, उन्होंने प्लान किया कि हाँ मैं ये वाली दाल ये वाली चावल खरीदूंगी, मैं इसको ऐसे बनाऊंगी, रात की सब्जी सुबह भी खा लेंगे, ये पैक करके टिफिन में ले जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। एफिशिएंसी भी उन्होंने मेंटेन की। तो मिनिमम कॉस्ट पे हायर प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट यहां पे क्या हो गया सर, मतलब हायर तुम लोग की खुशी देखी गई और वो एफिशिएंट भी बनी। सो इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी दोनों मायने रखता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू हैव अ गुड मैनेजमेंट। तुम बोलोगे सर मैनेजमेंट में ये 3 चीज मैं क्यों लिखूं, क्यों समझूं, क्या है? हर चीज को मैनेज करना आज के टाइम में जरूरी है। टाइम हो, जगह हो, पैसा हो, पैंडेमिक चल रहा है, गवर्नमेंट हमको कैसे मैनेज करी, हर चीज को कैसे मैनेज कर रही है। अगर वो 3 हिस्से में नहीं बांटेगी ना इस पर्टिकुलर काम को, तो सब कुछ फेल होगा। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन देयर इज मिसमैनेजमेंट, वो तुमको जल्दी फील होगा, बहुत जल्दी दिख जाएगा, अरे खराब कंपनी है, इसका मिसमैनेजमेंट है। मैं अमेजोन से कुछ ऑर्डर करूं और उसको रिफंड मारने के लिए अगर मेरे को 3 महीना लग जाए तो मैं क्या दोबारा अमेजोन से कुछ खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा, राइट। अगर वो इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं है अपने काम में, भले उनका प्रोसेस ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, इट डजंट मैटर टू मी। मैं हर चीज का मैनेजमेंट देखना चाहूंगा ना, मेरे को अच्छा रिजल्ट चाहिए होगा। सो इस पर्टिकुलर स्टैंस एंड सिनेरियो में क्या हो गया है, इन रियल लाइफ वर्ल्ड हमको तीनों चीज को मैनेज करके चलना है, तीनों चीज का कोलैबोरेशन कंप्लीट रखना है इन अ गुड मैनेजमेंट। ठीक है, 11th में तुमने बहुत कुछ पढ़ा है मैनेजमेंट के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स, उसका ट्रेडिशनल अप्रोच, उसका मॉडर्न अप्रोच। अब 12th में आए हो तो तुम प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हो। दैट इज वाई तुमको तीनों चीजें सिखाई जा रही है कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी होना चाहिए। ये दोनों वर्ड तुम शायद ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़े होगे, राइट। एक चीज ध्यान देनी है सर, ये एग्जाम में पूछ लेता है। क्या एग्जाम में पूछ लेता है? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का डिफरेंस पूछता है एग्जाम में, 3 नंबर के लिए आ जाता है। तो क्या लिखना है सर? तो हर चीज में कभी भी याद रखना, अपना एग्जाम का कोई भी एग्जाम लिख रहे हो, जब भी डिफरेंस लिखते हो, बेसिस का तुम एक टेबल बनाओगे, फिर तुम इफेक्टिवनेस, जिस चीज जो भी 2 चीजें तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो उनका एक एक टेबल बनाओगे। ऐसा ही हमेशा ऐसा करना, इट्स अ गुड प्रेजेंटिंग वे। जब तुम ऐसे प्रेजेंट करते हो तो तुम ऑलरेडी अपने नंबर जो स्कोर करने की टेक्निक है या जो आगे बढ़ने का तरीका है वो आगे बढ़ा देते हो। ऑलवेज हैव दिस अप्रोच, बेसिस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। बोर्ड के लिए ये भी याद रखना कि अगर तुम एक पेपर में लिख रहे हो और समझ लो तुमने आधे से कम यूटिलाइज किया पेज, तब मैं शायद तुमको बिजनेस स्टडीज के लिए रिकमेंड कर दूं कि तुम दूसरा क्वेश्चन चालू कर दो, बट मेक अ लाइन इन बिटवीन। बट अगर तुम आधे के आसपास पहुंच चुके हो ना, पीटीओ लिखो सर, या उस जगह को उस टाइम के लिए छोड़ दो, एग्जाम के बाद तुम उसमें जो करना कर लेना क्रियाकाल, दूसरी जगह जाओ और नए पेज से नया क्वेश्चन चालू करो। 2 चीजें होती हैं, एक तो पेपर लेंदी हो जाता है तुम्हारी आंसर शीट, दैट गिव्स एन इम्पैक्ट टू द एग्जामिनर। वो देखता है कि हाँ ये क्वेश्चन, मतलब एक आंसर शीट आई है जिसमें सप्लीमेंट्री लगी हुई है, तो ऑलरेडी वो इंप्रेस्ड होता है कि बच्चे ने बहुत लिखा है। साइकोलॉजिकल गेम हो जाता है फर्स्ट। सेकंड, इट्स गुड, इट इज रियली प्रेजेंटेबल। और अकाउंट्स के लिए तो तुम ये, तुम्हारे अकाउंट्स के टीचर तुमको बताया कि नहीं बताया मेरे को नहीं पता, बट ये पत्थर की लकीर मान के चलो कि सर दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, कोई भी तरीका हो जाए, मैं हर एक क्वेश्चन को नई जगह से चालू करूंगा। 4 नंबर का एक लेजर बस बनाना है तो अलग बात है, वो कोई बात नहीं है कि एक लेजर आधे में बन गया, दूसरा लेजर दूसरे में बन गया, बट व्हेन इट्स अ बिग क्वेश्चन तुम नए पेज से चालू करोगे, नए तरीके से चालू करोगे लिखना ऑलवेज। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर के लिए आ जाता है सर, 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। क्या आता है? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच का डिफरेंस बताओ। आने के चांसेस कितने हैं सर? 1 स्टार। फिर भी तुमको पता होना चाहिए, बिकॉज अगर पता है तो तुम बहुत जल्दी से इसमें मतलब आंसर स्कोर कर लोगे। सो फर्स्ट तुम उसकी मीनिंग में डिफरेंशिएट करोगे, सेकेंड तुम उसके ऑब्जेक्टिव में डिफरेंशिएट करोगे, एंड थर्ड तुम डिफरेंशिएट करते हो मेन कंसिडरेशन में। ठीक है, बोलते जा रहा हूं, फटाफट लिखते जाओ। मीनिंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखोगे
मीनिंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट, नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। मैं थोड़ा तेज बोलता हूं, अगर तुम्हारे लिए जल्दी हो रहा है बैक इट अप, फिर से सुन लेना, ठीक है। एफिशिएंसी का फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड in cost effective manner. Objective, second point, objective to achieve end result, ऑब्जेक्टिव का एफिशिएंसी के अंदर का सेकेंड पॉइंट, टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, थर्ड पॉइंट, डूइंग द राइट टास्क, थर्ड पॉइंट, डूइंग द टास्क इन राइट वे, मम्मी के 4 नौकर भी लगा सकती थी बट नहीं लगाया ना, ये चीज समझ आ गई। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, 3 पॉइंट का डिफरेंस बताया, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। लेवल क्या है आने का? 1 स्टार लेवल है सर, मैं 1 स्टार से 3 स्टार के बीच में डालने वाला हूं इंपॉर्टेंस लेवल, वैसे ही मार्क करना ताकि जब रिवाइज कर रहे हो तो इजी पड़े तुम्हारे लिए, ठीक है। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, क्या ये दोनों एग्जिस्ट होना जरूरी है? क्या दोनों में बैलेंस होना जरूरी है? बिल्कुल सर, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ना तराजू के मतलब 2 हिस्से हैं सर, ये दोनों ही इक्वली बैलेंस्ड होना चाहिए। कोई एक भी ऊपर नीचे हो गया ना तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम नहीं कर रही है। क्यों अच्छा काम नहीं कर रही है? तुम्हारे टारगेट पूरे हो रहे हैं बट एक अच्छे कॉस्ट पे नहीं हो रहे हैं तो तुमको डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं मिलेगा ना। अगर मेरे को ये पेंसिल बेचनी है और ये पेंसिल मेरे को अगर 2 रुपए के अंदर बनानी है और मैं इसी पेंसिल को 5 रुपए में बना के 10 रुपए में बेचूं, जबकि कोई और 2-4 रुपए में बेच रहा है 2 रुपए में बना के, तो क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी? नहीं होगी। भले मैं जो डिमांड है वो कंप्लीट कर ले रहा हूं बट इट वोंट बी अ सक्सेसफुल वन, राइट। सो इफेक्टिवनेस के साथ एफिशिएंसी जरूरी है। मैं सिर्फ बिजनेस स्टडी साल भर नहीं पढ़ सकता, मैं अकाउंट साल भर नहीं पढ़ सकता, मैं इकोनॉमिक्स साल भर नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मेरे बाकी सब्जेक्ट का नुकसान होगा। मुझे एफिशिएंट होना है, मुझे सब कुछ एक स्टिपुलेटेड टाइम में कंप्लीट करना है। सो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में हमेशा बैलेंस जरूरी है, ठीक है। अभी आई होप नोट साथ में बहुत अच्छे से बनाते हुए जा रहे हो। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब यहाँ पे ना टर्मिनोलॉजी पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, जो भी मैं यूज कर रहा हूं। क्यों सर, क्यों ध्यान दूंगा? डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले जो क्वेश्चन मैं अभी आगे तुमको कराऊंगा उसमें इनडायरेक्ट हिंट देता है इन कीवर्ड्स के लिए। मैनेजमेंट अभी के लिए ना एक इंसान बना देता हूं मैं, ठीक है। मैनेजमेंट एक आदमी है। एक इंसान को तुम कैसे जज करते हो सर? उसके कैरेक्टर से जज करते हो ना। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। 2 स्टार इंपॉर्टेंस है इस चीज का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसा आता है मैं तुमको समझाऊंगा, बट अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। इसके अंदर हम बहुत सारी चीजों के ऊपर जाने वाले हैं, बट मैं डिवाइड कर रहा हूं इनको पार्ट्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को एक इंसान बना लो और उसको सोचो कि वो इंसान कैसा होता है। एक मीम आता था ना, इसका नाम जॉन है, जॉन पढ़ाई करता है, जॉन लिखाई करता है, जॉन सोशल मीडिया में आके गंदे मीम्स नहीं डालता है। तो वैसे ही वाला समझ लो सर कि मैनेजमेंट को भी एक कैरेक्टर बना दिया है हमने, ठीक है। एक इंसान है तो अब उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अगर तुम मैनेजमेंट कर रहे हो अपनी पढ़ाई का या तुम्हारे पॉकेट मनी का कि तुमको क्या खरीदना है क्या करना है, तो सबसे पहली चीज क्या करते हो? ये डिस्कशन करूंगा मैं तुमसे, बोला है भले प्री रिकॉर्डेड क्लास है, तुमसे डिस्कशन बहुत कर रहा हूं, मेरे से बात करना, मन में करो, बोल के करो, तुम्हारी इच्छा, बट बात करनी है तुमको, ठीक है। सबसे पहला काम तुम क्या करोगे? पहले एक ऑब्जेक्टिव और एक गोल बनाएंगे अपन कि क्या अचीव करना है,
अगर मेरे पास पॉकेट मनी 3,000 रुपए तो मेरे को करना क्या है उसका, तो सबसे पहला गोल एंड ऑब्जेक्टिव बनाओगे ना। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी कि गोल ओरिएंटेड रहना पड़ेगा हमको, गोल ओरिएंटेड रहेंगे हम, राइट। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला पार्ट हो गया सर कि गोल ओरिएंटेड रहना है। सेकंड, सोचो मैनेजमेंट में और क्या क्या हो जाता है, मैनेजमेंट का और क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। वो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, बहुत जगह सुनते हैं, तुम मम्मी से भी सुनते हो, पापा से भी सुनते हो, खुद भी बोलते हो, फिल्मों में सुनते हो, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इसके बारे में बात करते हैं, मैनेजमेंट के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं, बहुत कुछ होता है। इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो मतलब पूरी दुनिया में छाया हुआ है, राइट। तो दूसरा कैरेक्टर क्या हो सकता है, इट इज यूनिवर्सल, और वी कैन से अनदर वर्ड फॉर इट इज परवेजिव। परवेजिव का मतलब क्या होता है सर, यूनिवर्सल, ठीक है। थर्ड, और ये दुनिया का ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है सर, इसको मैं यहां करके लिख दे रहा हूं, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ये तुम्हारी हेडिंग है क्वेश्चन के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर की हेडिंग है सर, क्या मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसके अंदर भी 3 पार्ट आएंगे, अभी हम उस पर बात करेंगे, बट मल्टी डायमेंशनल क्यों है। मैनेजमेंट सिर्फ एक ही काम होता है क्या, सबसे पहले डेफिनेशन में क्या सीखा, प्रोसेस ऑफ इंटरलिंक्ड एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। तो वो 3-4 चीजों के ऊपर काम कर रहा होता है। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, वो इस चीज पे भी ध्यान दे रहा है, इस चीज पे भी ध्यान दे रहा है, इस चीज पे भी ध्यान दे रहा है, 1 2 3 चल रहा है उसका। सो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, एक साथ 3-4 लेयर में चल रहा होता है। इंसेप्शन में होता है ना, सपने के अंदर सपने के अंदर सपना, मैनेजमेंट में भी ये होता है सर, ठीक है। सो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस है सर, आज मैनेजमेंट किया, आज प्लानिंग कर ली, आज एग्जीक्यूशन कर दिया, कल नहीं करूंगा, क्या तुम्हारा काम होगा, नहीं होगा। क्या मम्मी का काम होगा, नहीं होगा। क्या पापा का होगा, नहीं होगा। क्या इन्फोसिस का काम होगा, नहीं होगा। क्या टीसीएस का काम होगा, नहीं होगा। क्या म्यूसिग्मा का काम होगा, नहीं होगा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी का कोई भी काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैनेजमेंट लगातार करना होता है, हर सेकेंड करना होता है, हर स्टेप में करना होता है, लेवल डिफरेंट होते हैं बट कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। और ये हेडिंग्स ध्यान देना, आगे एक बहुत अच्छा इसका काम होने वाला है, तुम्हारा काम आसान होने वाला है, पर ये हेडिंग्स को अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या एक इंसान का काम है, तुम अपनी पॉकेट मनी कर रहे हो तो हाँ तुम्हारे ऊपर है, बट मैं एक कंपनी की बात करूं, इन्फोसिस की, तो क्या मैनेजमेंट एक बंदे के काम से हो जाएगा। जो भी सीईओ है अभी इन्फोसिस का, उनके काम करने से हो जाएगा, या रिलायंस ग्रुप में सिर्फ अंबानी के कर लेने से हो जाएगा क्या। उसके नीचे के डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, सबको मैनेजमेंट करना होगा ना अपने इंडिविजुअल लेवल में, अपने काम का, अपने वर्क प्रोसीजर का। नहीं करेंगे तो काम होगा क्या। सो मैनेजमेंट का एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। फोर्थ, मैनेजमेंट इज डायनामिक। डायनामिक का क्या मतलब होता है सर, डायनामिक का मतलब होता है सर चेंज करते रहना पड़ता है। तुमने प्लानिंग की, 3,000 रुपये मिला, मैं एक घड़ी खरीदूंगा, मैं एक घड़ी खरीदूंगा सर। तुम गए, पता चला घड़ी सेल में थी तो उसका रेट 3,000 रुपये था, अब वो 3,500 रुपये की है, तो तुम्हारी प्लानिंग तो फेल हो गई। तुम महीने भर पैसा बचाए, पॉकेट मनी बचा के रखे थे 3,000 रुपये, तुम घड़ी लेने गए, वो मिली नहीं। तब क्या है, तुमको एक और स्ट्रैटेजी निकालनी पड़ेगी, फाइनेंस कहीं से लाना होगा। वो फाइनेंस कहाँ से आएगा, तो पापा के पास पहुंच गया, पापा सुनो ना कि वो जो 3,000 की घड़ी थी अब वो 3,500 की हो गई है, तो 500 रुपये एक्स्ट्रा लोन दे रहे हो क्या। तो तुम 500 रुपये एक्स्ट्रा लोन लोगे और तुम अपना काम पूरा करोगे, गोल कंप्लीट करोगे, राइट। तो इट्स अ डायनामिक फंक्शन। एक प्लान बना दिया तो रिजिड प्लान से नहीं चल सकते। मैंने प्लान बना लिया, बिजनेस स्टडीज पढ़ना था, फिर इकोनॉमिक्स भी पढ़ना था, फिर अकाउंट्स भी पढ़ना था, मेरे को जॉन्डिस हो गया 15 दिन के लिए, तो क्या मैं फिर से वही कर सकता हूँ। जॉन्डिस की हालत में मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। 15 दिन रेस्ट करना पड़ा मेरे को। तब उसके बाद क्या हो गया, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में डायनामिकली मेरे को शिफ्ट करना पड़ा कि अच्छा अब इतना पढ़ूंगा। तुम भी करते हो ना अभी तक, तो बिजनेस स्टडीज एक रात पहले पढ़ने बैठ जाते हो, है ना। तुम्हारा टाइमिंग बनता है कि सर हाँ रात के 9 बजे से पढ़ना चालू करूंगा, सुबह 7 बजे तक, 9 से 12, 12 से ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक, फिर 9 बजे बैठते हो, 9:05 देखते हो कि अच्छा एक शो आ रहा है, तो ठीक है 9:05 हो गया, 10 बजे बैठ जाएंगे, होता है ना। फिर देखते हो 10:05 हो गया, तो अच्छा ठीक है अब 10:30 पे बैठ जाते हैं, घड़ी में एकदम एक्यूरेट टाइम दिखेगा। बहुत किया है हमने भी। सो प्लानिंग चेंज करते हो ना कि अच्छा अब टॉपिक को तो आधे घंटे में भी कर सकते हैं, 1 घंटे की क्या जरूरत है। अच्छा ये जो ब्रेक उस टाइम सोचा तो वो अभी ले लेता हूँ। चेंज करते हो ना तुम अपनी प्लानिंग, तुम अपना पूरा मैनेजमेंट उस काम का। सो इट्स डायनामिक, चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। एंड लास्ट, इट इज इंटैंजिबल।
टैंजिबल और इनटैंजिबल मतलब, टैंजिबल मतलब कोई भी चीज़ जिसको तुम छू सकते हो, फील कर सकते हो। इनटैंजिबल वो चीज़ फील तो कर रहे हो तुम, वो चीज़ है, एग्जिस्ट करती है, बट तुम छू नहीं सकते, उसका प्रेजेंस देख नहीं सकते हो, राइट। अगर तुम एक हॉस्पिटल में घुसो और तुमको अफरा तफरी दिखे, पेशेंट भी जा रहा है किसी से पूछने मेरा नंबर कब आएगा, बट उसको बताने के लिए कोई नहीं है, कहीं और चले जाओ, बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट केओस मचा हुआ है, तुमको फील होगा ना कि मिसमैनेजमेंट है। ऐसा कहीं हवा में लिखा हुआ दिखेगा क्या कि मिसमैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट? नहीं, इट विल बी इनसाइड फीलिंग ना, कि तुमको दिख रहा है कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है। वैसे ही अगर एक मैनेज्ड हॉस्पिटल में जाओगे कि एक अलग क्यू लाइन है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं, डॉक्टर भी आके मुझे देख रहा है, सारा चीज़ कंप्लीट होगा, तो वो क्या होगा सर? वो प्रॉपर मैनेजमेंट दिखेगा। सो इट इज इनटैंजिबल, राइट। मल्टी डायमेंशनल को मैंने रेड कलर से लिखा है, क्यों लिखा है सर? क्योंकि ये 1 स्टार नहीं 2 स्टार एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए आ जाता है, इसका अपना काम धाम है। सबसे पहला गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मल्टी डायमेंशनल 3 नंबर का है, अब इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। मैं उस पर बात करूं, बट उसके पहले तुमको एक एक का कीवर्ड मैं कराते जा रहा हूं। कीवर्ड क्या है, अब तुम्हारी इच्छा है तुम इसको कैसे फैलाओगे, ठीक है। कीवर्ड्स तुमको दे रहा हूं नोट्स में। सबसे पहला गोल ओरिएंटेड प्रोसेस तुमने लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखो नो गोल नो मैनेजमेंट। सबसे पहले गोल बनाना पड़ेगा ना मैनेजमेंट के लिए, सो ये फर्स्ट कीवर्ड है। सेकेंड, एम ऑफ मैनेजमेंट, अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एम ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? अचीव द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये फर्स्ट कीवर्ड है सर, ठीक है। सेकेंड चीज क्या हो गया सर? मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस, मैनेजमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये ऑन गोइंग प्रोसेस इज द कीवर्ड। मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव, ये सर कैपिटल में लिखा है हमने एक एक वर्ड को, तुम भी कैपिटल में लिखोगे एक एक वर्ड को। क्यों लिख रहे हैं? परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, भूला था, परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। इसके अंदर एक और लाइन क्या लिखनी है तुमको? मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। नेचर को सर हमको अच्छे से थोड़ा सा मार्क कर लेना चाहिए, क्या लगता है तुमको? सही लगता है क्या? नेचर, साइज, रेस्पेक्टिवली एंड इररिस्पेक्टिव टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इस नोट की, बट ये कीवर्ड है, अंडरलाइन किए हुए हैं, तुम भी अंडरलाइन करोगे, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। Management helps the member of the organization to realize individual as well as organizational goal. Individual underlined है सर, individual underlined है सर, organizational goal भी underlined है, respectively, and can be achieved only through group effort and teamwork. Group effort and teamwork कीवर्ड है। तुम्हारी प्रिपरेशन सर मैं बोर्ड और इंटरनल एग्जाम्स के हिसाब से करा रहा हूं। हमारा प्लान क्या है? 95 to 100 स्कोर करना है। कैसे स्कोर होगा? ये हेडिंग याद रखनी है हमको और उसके अंदर के कीवर्ड्स। ये कीवर्ड प्रेजेंट है, 100 out of 100 कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मैनेजमेंट इज डायनेमिक फोर्स, तुमने हेडिंग लिख ली थी डायनेमिक फोर्स। चेंज अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, एग्जाम्पल डोमिनोज मैकडोनल्ड्स। चेंज अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट डायनेमिक फंक्शन है। डोमिनोज यूएसए में अलग पिज्जा बेचता है, इंडिया में अलग बेचता है। क्यों बेचता है? मार्केट अलग अलग है। वहां जो मैनेजमेंट करता है वो यहाँ क्यों नहीं कर सकता? पॉसिबल नहीं है ना सर, समझ रहे हो मेरी बात? मैकडोनल्ड्स का वहां पे वॉक थ्रू भी है, ड्राइव थ्रू शॉप्स है वहां पे, आप गाड़ी लेके जाओ, अपना ऑर्डर दो, वहां से मुड़ के जैसे ही पहुंचोगे तब तक तुम्हारा ऑर्डर रेडी हो चुका होगा। इंडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में उसकी जरूरत नहीं है, लोग जाके बैठ के खाना पसंद करते हैं, लोग अपनी कार में जाके ड्राइव थ्रू में पसंद नहीं करते हैं काम करना। बट यूएसए में जल्दी भाग दौड़ रहती है तो वो ऐसा करना चाहते हैं, उनकी पॉपुलेशन भी कम है तो ये उनको सर्व कर सकते हैं, राइट। तो हर कोई अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करता है मैनेजमेंट की अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। और बिजनेस एनवायरमेंट 3rd चैप्टर है इस बारे में पूरा डिटेल, बट यहाँ हमको समझना है प्रैक्टिकल सिनेरियो से, ठीक है। तुम भी देखते हो ये होता है। अब मतलब इंडियन मसाला या फार्म हाउस या इंडियन तड़का नाम के पिज्जास क्यों बनते हैं? बन इसलिए रहे हैं ना सर क्योंकि इंडिया में उसको खाने वाले लोग हैं। मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल फोर्स, इनविजिबल। इंटैंजिबल का मतलब क्या होता है? इनविजिबल, कैन नॉट बी सीन, राइट। प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, व्हेन टारगेट आर अचीव्ड एम्प्लॉय आर हैप्पी। प्रेजेंस दिखता है मैनेजमेंट का, अभी तुमसे बात की। और जब भी टारगेट कंप्लीट होता है एम्प्लॉय खुश होता है, तुम भी खुश होगे ना अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो। या तुम्हारी मम्मी तुमको पढ़ता हुआ देख लेती है, उनका ये टारगेट था, तुम कंप्लीट कर लेते हो तो मम्मी खुश हो जाती हैं। मम्मी पैसे बचा ली तो पापा खुश हो जाते हैं, पापा खुश रहते हैं तो घर में लड़ाइयाँ ही नहीं होती हैं। तीनों का ग्रुप एफर्ट हो गया ना, तो वही है। पीपल हु परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज विजिबल,
राइट। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, 3D एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब जब मैं मल्टी डायमेंशनल बोल रहा था, मैं इसको रेड क्यों किया था? क्योंकि 3 मेजर डायमेंशंस होते हैं जिसमें मैनेजमेंट काम करता है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। कौन कौन से डायमेंशंस हैं सर जिसमें मैनेजमेंट काम करता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल 3 चीजों में काम कर रहा होता है। वर्क, एक काम को छोटे छोटे जॉब्स में बांट दिया जाता है, एक बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है और अलग अलग लोगों को दे दिया जाता है करने के लिए, ताकि ये मिल के जब ऐड हो तो ये मेन काम कंप्लीट हो सके, राइट। तो वर्क का मैनेजमेंट होता है, कौन सा लेवल का कौन सा काम होगा, किसको कितना बड़ा गोल देना है, एक हेड मैनेजर का क्या गोल होगा, एक सबऑर्डिनेट का क्या गोल होगा, एक क्लर्क का क्या गोल होगा, एक सीईओ का क्या गोल होगा, या कंपनी का क्या गोल होगा। तो हर काम को, एक बड़े ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे तरीके में बांट के डिपार्टमेंट वाइज, लोग वाइज बांटना होता है। सो मैनेजमेंट में मल्टी डायमेंशनल, व्हेन हम वर्क की बात करते हैं तो इट टॉक्स अबाउट द जॉब्स एंड द एक्चुअल वर्क व्हिच हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, काम डिवाइड हो गया बट काम करने वाले लोग चाहिए ना। मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हूं, मैं कॉटन क्लॉथ बनाता हूं, अब मेरे को स्पेशलाइज्ड उसमें प्रिंटिंग चाहिए, तो उसके लिए मेरे को स्पेशलाइज्ड बंदा भी तो खोजना पड़ेगा ना जो स्पेशलाइज्ड प्रिंटिंग करता होगा। सो आई टॉक अबाउट मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कि किसको क्या काम, कितना काम और किस गोल के साथ देना है, पहला। सेकेंड, उनकी इंडिविजुअल नीड कंप्लीट हो रही है कि नहीं। मैंने उसको काम दिया इतना सारा और उसकी सैलरी रखी है मैंने इतनी सी, क्या वो काम कर पाएगा? नहीं। क्या वो खुशी से काम करेगा? नहीं करेगा। वो खुशी से काम नहीं करेगा तो क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती है। भले शॉर्ट टर्म में बढ़ जाए बट लॉन्ग टर्म में अगर मेरा एम्प्लॉय मुझसे खुश नहीं है तो मेरा काम आगे नहीं बढ़ सकता, राइट। तो उसकी इंडिविजुअल नीड्स देख रहा होता हूं। तो फर्स्ट जॉब, सेकेंड नीड्स। नीड्स कौन कौन सी? फाइनेंशियल। और क्या नीड होती है सर? प्रोफेशनल नीड्स। मैंने उसको काम दे दिया स्पेशलाइज प्रिंटिंग का, मैंने सिखाया ही नहीं उसको, भले उसको आता था स्पेशलाइज प्रिंटिंग, कहीं और काम करता था, बट यहाँ पे तुमको एक स्पेसिफिक प्रिंटिंग चाहिए थी, तुम उसको सिखाओगे ना। या उसको अगर कोई नया चीज लाना है, मैंने हॉस्पिटल में एक नया मैनेजमेंट सिस्टम डाला कि अब से अकाउंट्स रिटर्न नहीं होगा हैंड रिटन, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा, और मैं अपने स्टाफ को ट्रेन ना करूं, तो क्या वो अच्छी बात होगी? नहीं होगी। मुझे स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा। सो इट विल गिव मी अ जॉब, मतलब उसके लिए क्या होगा? प्रोफेशनल कर्टसी से आगे मेरे को बढ़ाना पड़ेगा ना, प्रोफेशनली उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंडिविजुअल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स और जॉब कंप्लीट हो रहा है, जो अप्रोप्रिएट जॉब है कि नहीं, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक मतलब एक पूरे डिपार्टमेंट की नीड कंप्लीट हो रही है कि नहीं, और उनकी इंडिविजुअल नीड्स कंप्लीट हो रही है कि नहीं, मेरे को पीपल के अंदर देखना पड़ेगा। ऑपरेशंस, मेरे काम का ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, इनपुट गुड सही टाइम पे आ रहे हैं, आउटपुट सही टाइम में हो रहा है, प्रोसेसिंग का कॉस्ट सेम लग रहा है या कम लग रहा है कॉस्ट, ऑन टाइम हो रहा है विद सेम डिजायर्ड क्वालिटी हो रहा है, तब मल्टी डायमेंशनली ये मेरा ऑपरेशन में सब कुछ सही चल रहा है। तो ये 3 चीजें मैं देख रहा होता हूँ। जो भी मेरे प्रोसेसेस हैं, जो भी मेरा ऑपरेशन है, डिलीवरी होनी है गुड्स की, इनपुट आना है, उनकी क्वालिटी, उनका इफेक्टिवनेस, उनकी एफिशिएंसी, मैं तीनों चारों चीजों पे फोकस कर रहा होता हूँ। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, क्यों बोल रहा हूं यहाँ पे, ये वर्ड याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक है ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी सवाल डायरेक्ट आएगा, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, या फिर तुमको सवाल देगा कि अग्नि है, अग्नि एक पर्टिकुलर फर्म में काम करती है जहां पे उसको जो जॉब मिला हुआ है बहुत छोटा सा जॉब मिला हुआ है, उसके लिए वो ओवरपेड है, एंड उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स में काम नहीं होता, इंडिविजुअल काम होता है, और उनका गोल भी क्लियर नहीं है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें तुमको दिख रही हैं कि जो पूरी नहीं हो रही हैं, कौन सी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं। सो यू टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को इस जो कंपनी का मैनेजर है वो समझ नहीं पा रहा है, उसको समझना चाहिए कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, वो यूनिवर्सल है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक है, इंटैंजिबल है या मल्टी डायमेंशनल है, जो भी उस क्वेश्चन में रिलेटेड होगा। तो सवाल ऐसा ही आता है कि फलाना आदमी है, वो फलाना ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, ये चीजें मिसिंग है या ये चीजें हो रही हैं, तो क्या चीजें यहाँ कंप्लीट हो रही हैं, तो तुम बोलोगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो रहा है। ऐसे एग्जांपल्स मैं भी आगे कराऊंगा, बट अभी के लिए समझो कि इसको वैसे ही लिखना है तुमको, ठीक है। तो हमारा सर मैनेजमेंट हो गया। अब हम सेकेंड टॉपिक पे आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने स्टार इंपॉर्टेंट है सर? 1 स्टार इंपॉर्टेंट है।
1 स्टार वालों को सर हम छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे सर। क्यों छोड़ेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। 1 स्टार वाले भी पढ़ने, 2nd स्टार वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3rd स्टार वाले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस होंगे, वो मैं तुमको मार्क कराऊंगा। बट अभी हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट बात कर रहे हैं। क्या लगता है तुमको क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है एक मैनेजमेंट का? सोचो। एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होगा फॉर श्योर, राइट? पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, वो एनजीओ भी क्यों ना हो या एनपीओ भी क्यों ना हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी क्यों ना हो, पैसा तो सबको चाहिए ना सर। बिना पैसे के आपके चक्के चलेंगे कैसे? आपकी गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? पेट्रोल कहाँ से आएगा उसके अंदर? भले प्रॉफिट नहीं कमाना है, बट फाइनेंशियल एक नेचर हो सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट और क्या देखता होगा सर? सोशल ऑब्जेक्टिव देखेगा ना। जब मैं बात करता हूँ कि एक एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होनी चाहिए या उसके इंडिविजुअल नीड्स कंप्लीट हो रहे हैं नहीं, या उसको सैलरी वो मिल रही है कि नहीं, तो ये क्या हो गया सर? एक तरह से सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आ गया। क्योंकि अगर मेरी कंपनी सक्सीड कर रही है तो मेरे साथ साथ मेरे एम्प्लॉयज़ भी आगे बढ़ रहे हैं, उनकी फैमिलीज भी आगे बढ़ रही हैं, उनको बेटर मैं एजुकेशन दे पा रहा हूँ। मेरे को अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो मैं चैरिटी भी ज़्यादा कर पा रहा हूँ ना। जो सोसाइटी मुझे इतना सब कुछ दे रही है, मैं सोसाइटी को वापस भी कर पाऊंगा अगर मैं अच्छे से मैनेज करके अपनी कंपनी आगे बढ़ा दिया। सो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमको इतने अच्छे से सब काम करना है कि हम सोशल ऑब्लिगेशंस, सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो एक कंपनी की होती है। मैं इंडस्ट्रियल कंपनी हूं जिसने अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए 1000 एकड़ की जमीन खाली की, तो मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव बनता है ना ये कि 1000 एकड़ में जितने पेड़ थे मैं उतने पेड़ दोबारा लगाऊं, उतनी सारी फैमिलीज को उतना मैं बेनिफिट दूं ताकि वो जस्टिफाई कर सको इन्वायरमेंटल कॉस्ट, राइट। तो सोशल ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल तो हो गया बट सोशल ऑब्जेक्टिव भी एक बड़ा हो जाता है। और क्या ऑब्जेक्टिव है सर? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल क्या? एक एम्प्लॉय का, एक पर्टिकुलर पर्सन का जो आपकी कंपनी में काम करता है, उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों, फाइनेंशियली, सोशली, साइकोलॉजिकली, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हों। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, राइट। ये देखना होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियली, सोशली, साइकोलॉजिकली 3 चीजें हो गई। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। ऑर्गेनाइजेशनल होगा, जो मैं बोल रहा था प्रॉफिट की बात हो रही है। द ऑब्जेक्टिव्स एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लिखोगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, लिखोगे उसके अंदर लिखोगे दीज ऑब्जेक्टिव्स एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी को प्रॉफिट चाहिए, बहुत बार होता है प्रॉफिट नहीं चाहिए, बट ये प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना, तो पैसे तो चाहिए। अब वो 3 कारणों से हो सकते हैं। क्या 3 ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? सर्वाइवल, एक कंपनी को सरवाइव करना है, वो नई कंपनी है या वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है, बट उसको सरवाइव तो करना है ना। अगर रोज का एक्सपेंस 100 रुपये आ रहा है तो 100 रुपये का रेवेन्यू भी तो चाहिए ताकि वो वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो कंप्लीट कर सके। सो दैट सर्वाइवल इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड, प्रॉफिट। इफ इट्स अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आप बैठे हैं सर, तो आपने अगर एक्सपेंस लगाया, आपने इंडस्ट्री सेटअप की 1000 करोड़ रुपए की, आपने एम्प्लॉयज रखे 500 करोड़ के, आपने बहुत सारी रॉ मटेरियल खरीदा, आउटपुट के लिए बेचा, मार्केटिंग टीम रखी, सब कुछ रखा, खर्चा करके 3000 करोड़ रुपए खर्चा किया, तो आप रेवेन्यू भी तो एक्सपेक्ट करोगे कि कम से कम 30,000 करोड़ का आए मुझे, ताकि 27,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो, या ज़्यादा नहीं, मतलब 5,000 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू आए ताकि 2,000 करोड़ का मेरे को प्रॉफिट हो। So not all organization is behind profit, but some are. They need profit to be profitable, to be able to pay back to the investors जिन्होंने उतना पैसा पहले डाला, right? So profit is the basic necessity of an organization. It's the blood cell of the organization. बिना ब्लड के क्या तुम जी सकते हो? नहीं जी सकते हो। तो वो ब्लड तो चाहिए ना सर प्रॉफिट के अंदर हमको, ठीक है। ग्रोथ, जब बिजनेस एक चीज में ग्रो हो जाता है तो वो डिफरेंट पैनल्स में ग्रो होना चाहता है, राइट। नाउ टेक परीक्षा और लेक्चर कार्ड फॉर अ पर्टिकुलर सेकेंड एज एन एग्जाम्पल। वी टीच कॉमर्स कोर्सेज बट वी आर गोना टीच साइंस कोर्सेज ऑल्सो। वी हैव वेरी क्रेडिबल अकेडमी एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग देयर जो साइंस स्ट्रीम में भी काम करते हैं, डिफरेंट स्ट्रीम्स में काम करते हैं। अब उनको हम ऑनलाइन भी बेचना चालू करेंगे। सो दिस इज ग्रोथ। अभी तक हम ऑफलाइन मार्केट में थे, अब हम ऑनलाइन मार्केट में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जब दोनों जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या हुआ? दिस इज एक्सपेंशन, ग्रोथ इन डिफरेंट मार्केट। रिलायंस इंडस्ट्रीज बोलते हैं ना, उसके अंदर ऑयल भी आता है, उसके अंदर टेलीकॉम भी आता है, उसके अंदर स्ट्रक्चरल भी आता है, उसके अंदर रिलायंस मार्केट आता है, उसके अंदर रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, उसके रिटेल स्टोर्स आते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो चालू तो पहले एक ही बिजनेस से हुआ था ना, नाउ इट हैज स्प्रेड टू मल्टीपल बिजनेस। सो दैट इज ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव्स,
जिनकी बात कर रहा था, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड रीजनेबल प्राइसेस, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज, जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। कम्युनिटी की बात करना है, ऑर्गेनाइजेशनल, एजुकेशनल, यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू वीकर सोसाइटी, ये सारे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। इनको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है सर फॉग कप्स। सी बहुत बार आएगा, तुम लिख लेना, बट फॉग कप्स। तो एफ से क्या आ जाएगा सर, फाइनेंशियल सपोर्ट आ जाएगा। ओ से क्या आ जाएगा सर, ऑर्गेनाइजेशनल एजुकेशन आ जाएगा। जी से जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। जी से जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सी से क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज, राइट। एंड ओ से, एफ से क्या आ जाएगा सर हमारा, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कर ली। सी से, यू से हमारा यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स आ जाएगा। एस से सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स आ जाएगा। तो क्या हो गया, मोस्टली बहुत सारा तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। Social objectives, personal human objectives, personal human objectives, individual objectives are related to employees of the organization, ताकि हम उनको competitive salary दे सकें, जिसकी बात किया था। promotion, training, personal growth हो सके, peer recognition मिले उनको, recognition मिले उनके काम का, good and healthy working condition, safety of employees, mining industries में है, coal industries में है, तो हम उनको safe तरीके दें, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज द ऑब्जेक्टिव विच इज टू अचीव इकोनॉमिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। 3 होता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, जिसके अंदर सर्वाइव एंड एग्जिस्ट ये आता है, कवर द कॉस्ट, अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट, एडिक्वेट प्रॉफिट, ग्रोथ मेजर्ड एज सेल्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, प्रोडक्ट, एसेट्स, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम उधर बात कर लिए हैं, पॉज करके उसको वहां पे लिख लेना, नहीं तो पूनम गांधी खरीद ही लो, मेरी बात मानो, तुम्हारे लिए आसान होगा पढ़ना, ठीक है। एंड फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, नीड ऑफ द एम्प्लॉय। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे के लिए बचा लेंगे सर, जो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है या उसके आगे का कोऑर्डिनेशन है या उसके आगे की डिफरेंट चीज़ें अभी आनी हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स लेफ्ट। अभी हम आधा आए हैं फर्स्ट चैप्टर के, आधा हम इसके और आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही है। मेक श्योर जितने नोट्स मैंने दिए थे वो तुम बना लिए हो, जितना चीज़ मैंने बताया तुमको समझ आ गया हो। कुछ डाउट है तो तुम्हारे पास ऑलरेडी ऑप्शन दिया गया है टू आस्क डाउट्स रियल टाइम में, तुमको उसका हम वहीं पर जवाब दे देंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फर्स्ट चैप्टर खत्म करने के बाद हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन करेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेक श्योर यू रिवाइज एंड कम। थैंक यू।